हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंधर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 और ये जो 1 और 2 आप लोग को स्लैश में दिख रहा है वो दोनों में आएगा, इसीलिए ठीक है। आपको इसमें पासिंग मार्क्स 40 लाना पड़ेगा। पेपर का नाम है क्या, एसी कोर, मतलब एसी मतलब एसोसिएटेड कोर। ओके, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का उसमें मेजर पेपर जो 1 था, काफ़ी रिस्पांस अच्छा रहा, क्वेश्चन उसमें मिला है। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर लेती हूँ। होप वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका पेपर 1 में है, मतलब आपका यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको, तो कहानी में क्या पढ़ना है, मृतक भोज, जो कि किनका है, प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी का है तो इनका अगर कुछ भी फीचर्स लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हो कि यथार्थ में लिखते थे, है ना। ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ रहता था, तो कुछ कुछ आप अपने से भी ग्रेजुएशन में आ गए तो ऐड करना आपको पड़ेगा। फिर है क्या, पंच लाइट, ठीक है, जो कि किनका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ओके, फिर आपको यूनिट 2 में कविता पढ़ना है, भिक्षुक, किनका है, निराला का है। अकाल और उसके भेद पढ़ना है, जो किनका है, नागार्जुन जी का है। और फिर आपको यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या, औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। और क्या, ज्ञापन है, संक्षेपण है और पल्लवन है। ये क्या होता है हम लोग उसमें देख लेंगे। फिर आपको व्याकरण से है, कारक क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 से आपका कुछ, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले ऑब्जेक्टिव आएगा हर यूनिट से, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप आएगा। ओके, और आप लोग को मे भी मेरा आवाज़ थोड़ा ये लग रहा होगा, सर्दी वगैरह हुआ है इसीलिए थोड़ा, ठीक है। काम चला लीजिएगा। मृतक भोज, मृतक भोज कहानी के लेखक कौन है, तो मृतक भोज कहानी के लेखक है प्रेमचंद। ओके, आपका 2 ही कहानी है तो आप लोग को तो याद रहना चाहिए। पहला कहानी है प्रेमचंद जी का और दूसरा कहानी है पंच लाइट, किनका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। ओके, इसका फिर देखिए, मृतक भोज कहानी का मुख्य विषय क्या है, तो मुख्य विषय क्या है, तो इस कहानी का मुख्य विषय सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार है। सामाजिक कुरीति बोलने से जो सती प्रथा है या फिर जो स्त्री का विधवा, मतलब कुछ भी बहुत सारा ऐसा है जो क्या सामाजिक कुरीति में आता है। कुरीति कब बन जाता है, जब कोई रीति एकदम रूढ़िवादिता जब उसमें कायम रहे कि हाँ यही होना चाहिए, ये नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा, तो वो फिर हमारा रीति किस में बदल जाता है, रिचुअल किस में बदल जाता है, कुरीति में बदल जाता है। ओके, चलिए फिर हमारा 4 नंबर पे पंच लाइट कहानी में पंच लाइट क्या है, तो पंच लाइट कहानी में क्या है, तो पंच लाइट एक लालटेन है, प्रकाश देने वाला उपकरण है, उसको यहाँ पे पंच लाइट कहा है, ठीक है। फिर यूनिट 2 से हमारा 5 नंबर पे है, भिक्षक कविता के कवि कौन है, तो भिक्षक कविता के कवि आपके निराला हैं, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 6 नंबर पे है आपका कि अकाल और उसके भेद कविता किसकी रचना है, तो नागार्जुन जी का है। भिक्षुक, भिक्षक कविता में किसका चित्रण है, तो किसका है, दरिद्र भिक्षुक का है। दरिद्र मतलब गरीब, एकदम गरीबता से भी गरीब, दरिद्र एकदम, ठीक है, कि दयनीय स्थिति का चित्रण है, ठीक है। भिक्षुक कविता में, भिक्षक कविता में क्या है, तो भिक्षुक की, भिक्षक था कि भिक्षुक, भिक्षुक होगा, ठीक है। तो दयनीय स्थिति का चित्रण है उसका, ठीक है। 8 नंबर पे अकाल और इसके बाद कविता का मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय है अकाल और विभीषिका और सामाजिक विषमता, ठीक है। थर्ड में आपका पत्र लेखन से औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, सीधा सीधे औपचारिक पत्र जब हम क्या, फॉर्मल लेटर क्या करते हैं, जब हम किसी सरकारी या स्कूल कॉलेज कार्यालय में देते हैं तो किसमें रहता है, औपचारिक पत्र, ठीक है। आप इसमें आप कैजुअल फॉर्मल ये में पोलाइट वे में आप लिखते हो, है ना, इसमें कोई भी अननेसेसरी चीज़ आप नहीं लिखते। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र बंधु को लिखते हैं, है ना, परिजन को लिखते हैं। फिर ज्ञापन क्या है, देखिए ज्ञापन क्या है, तो किसी समस्या या सूचना को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाला पत्र ज्ञापन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको संक्षेप में अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है, ठीक है।
संक्षेपण अब क्या है, ज्ञापन तो समझ गए, संक्षेपण क्या है, तो किसी विस्तृत गद्यांश को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। कोई एकदम विस्तृत में दिया हुआ है, उसको आप संक्षिप्त में जब प्रस्तुत करते हो तो क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। ठीक है। व्याकरण से कारक किसे कहते हैं भाई, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संधि क्या है, दो, ये तो एकदम बच्चा वाला सब है तो आप लोग को इतना समझाने का इसमें जरूरत नहीं है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर जो बने संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उपसर्ग क्या है, जो आगे लग के बनता है, ठीक है ना, जो शब्द पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करे उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। याद है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, आपका जो उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है। प्रत्यय में क्या है, जो शब्द में अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देते उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग मृतक भोज कविता का क्या करेंगे, उसका सारांश देखेंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मृतक भोज कहानी का विस्तृत सारांश एवं उसके सामाजिक संदेश का विवेचन कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, मृतक भोज प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। आपको यथार्थवादी मतलब एकदम एज इट इज जो घटना घटता है समाज में, जो कुछ चल रहा होता है, इशू चल रहा होता है, तो उसको क्या करते हैं, बिना नमक मिर्च लगाए ऐसे इस प्रकार प्रकट करते कि पाठक के हृदय को क्या करता है, छू जाता है। जिसमें भारतीय समाज की कुरीतियों और सामाजिक आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है, मतलब पाखंडों पर क्या किया है, प्रहार किया। कहानी का केंद्र एक गरीब परिवार है। इसमें क्या होता है, गरीब परिवार है जिसके मुखिया की मृत्यु हो जाती है। मुखिया बोलने का मतलब उसका फादर, फादर हो सकता है उसका भाई, मतलब मेन गार्जियन जो होता है, ठीक है, जिसके मुखिया की मृत्यु हो जाती है। परिवार पहले से ही आर्थिक संकट में होता है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल स्टेटस, गरीब परिवार, ठीक है। परंतु समाज और परंपरा प्रतिष्ठा के दबाव में उसे मृत्यु भोज का आयोजन करना पड़ता है। सही बात है। क्या है कि उसके मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उसके घर के गार्जियन की, तो जो हमारे समाज में चलता है कि 12 के दिन भोज हो, 11 के दिन भोज हो, अलग अलग, तो उसको क्या, उसके पास है नहीं पैसे, लेकिन समाज के दबाव के कारण उसको आयोजन करना पड़ता है। ठीक है। देखिए, कहानी का मूल विषय है समाज में दिखावा और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की प्रवृत्ति। कितना गहरी है। मृत्यु भोज जो वास्तव में शौक प्रकट करने का अवसर होना चाहिए, वह एक सामाजिक आयोजन बन जाता है ना। मृत्यु भोज वास्तव में उसका रियल मीनिंग क्या है, कि उसको एक शौक प्रकट करने का जरिया है, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, खाने के लिए हम लोग जाते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। वह एक सामाजिक आयोजन बन जाता है। लोग शौक व्यक्त करने के बजाय भोजन का आनंद लेने में अधिक रुचि दिखाई देते हैं ना। पूरी ठंडा है, गर्म है कि नहीं। चलिए, परिवार कर्ज लेकर भोज का आयोजन करता है। इस प्रक्रिया में उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। सही बात है। एक गरीब परिवार के लिए शादी करना, घर बनाना, भोज करना, यही सब उन लोग के लिए क्या होता है, एम होता है, और यही उसी के लिए वो पैसा जुगाड़ करके रखता है ना, हो जाती है। लेखक ने यह दिखाया कि समाज की रूढ़ियाँ गरीबों के लिए अभिशाप बन जाती है, और जो बना रूढ़िवादिता, जो स्टेरियोटाइप बन गया है, मानसिक वैसा बन गया है, तो ये सब क्या बन जाता है, एक अभिशाप बन जाता है, श्राप बन जाता है। प्रेमचंद ने इसी कहानी के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने यथार्थ चित्रण, व्यंग्य और संवेदनात्मक भाषा का प्रयोग किया है। व्यंग्य मतलब टोंट मारना। ओके। कहानी का संदेश स्पष्ट है कि सामाजिक आडंबरों को त्याग कर सादगी और मानवीय संवेदना को अपनाना चाहिए। इसमें हमें प्रेमचंद जी क्या समझाना चाहते हैं, कि ये सब आडंबर को छोड़कर, झूठा पाखंड को छोड़कर, त्याग कर हमें क्या, सादगी में जीवन जीना चाहिए। शादी में हम 25-30 लाख रुपया खर्च कर देते, वही पैसा से अगर लड़की को घर गिफ्ट कर दे, या लड़का खुद घर गिफ्ट ले, ये कर ले, खरीद ले, तो क्या होगा, उनका ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। हम लोग मिडिल क्लास का एम क्या होता है, पैसा कमाना, घर बनाना, अच्छा खाना पीना, बस इतना ही होता है कि नहीं।
तो वही है, लेकिन हम लोग को क्या होता है, दिखाना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो 10 आदमी बोलेगा कि है साला कंजूस है, किया नहीं, पार कर दिया, ऐसा है ना। हम समाज के दबाव से ही करते हैं। अगर कोई चाहेगा भी कि नहीं हम ऐसा काम करेंगे तो उसको 10 आदमी और टोकेगा, है ना। यह कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है क्योंकि सामाजिक दबाव और दिखावे की प्रवृत्ति अभी भी समाप्त नहीं हुई। सही बात है। जो ये सब कहानी लिखा हुआ है सब इमॉर्टल है, अमर है, टाइम से परे है ना। हमेशा ये क्या होगा, हम लोग कभी दिखावापन को छोड़ नहीं सकते हैं। और तब तक और जब तक हम दिखावापन को छोड़ेंगे नहीं तब तक ये कहानी हमारे लिए क्या होगी, एक संदेशजनक होगी, है ना। चलिए, पूरा समझ में आ गया आपको। प्रश्न संख्या 2, पंच लाइट कहानी का सारांश एवं उसके मुख्य भावनाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है जिसमें ग्रामीण जीवन की सहजता, सामुदायिक मानसिकता और सामाजिक संकीर्णता का चित्रण किया गया है। कहानी का केंद्र एक आधुनिक पंचलाइट है जिस गांव में एक टोली खरीदी है। यह लालटेन आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक है। ये पूछ सकता है एक नंबर में कि लालटेन किसका प्रतीक है, तो आधुनिकता, मॉडर्निटी, ठीक है, और प्रगति, प्रोग्रेस का प्रतीक है। किंतु समस्या यह है कि उसे जलाना किसी को नहीं आता। अब ये सब खरीद तो लिया है लेकिन इसको जलाना किसी को नहीं आ रहा। अब क्या होता है आगे देखिए। गांव में एक युवक है जिसे समाज में बहिष्कृत कर रखा है। बहिष्कृत मतलब उसे समाज से निकाल दिया है, ठीक है। वह पंच लाइट जलाने जानता है और वो जो लाइट, वो प्रोग्रेस वाला लाइट जो लोग खरीदा है वो उसको क्या करता है, जलाने जानता है। परंतु सामाजिक अहंकार के कारण लोग उसे सहायता लेने में संकोच करते हैं, जो कि उसको निकाल चुके हैं। अब इसमें तो ईगो हर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, गया तो उसे वो लोग सहायता लेने से क्या करते, संकोच करते, घबराते। अंततः परिस्थिति ऐसी बनती कि वही युवक उसकी सहायता करता है और पंच लाइट जलाता है। लास्ट में क्या करता है, वही काम आता है और वही जलाता है। यह घटना समाज की संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच को उजागर करता है ना। कहानी यह संदेश देती है कि व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान और गुणों से आंका जाना चाहिए, ना कि सामाजिक पूर्वाग्रहों से। इसमें हमें क्या बोल रहा है, आज भी हम लोग को क्या, किसी को जज कर देते हैं। कैसे जज कर देते हैं, वो होली के दिन नहीं बोलेंगे, मतलब वो क्या कर रहा है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है ना। हम लोग आजकल यही देखते हैं, उसका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, उसका जूता का ये नहीं, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, प्री जजमेंट डाल देते हैं। लेकिन उसका ज्ञान नहीं देखते, उसको कुछ नहीं देते। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या, उसका कपड़ा तो कि है, इससे तो हम दोस्ती नहीं करेंगे, इसको तो पहनने नहीं आता। बहुत सारा है, भले आप नहीं सोचते, बहुत कोई सोचता है। चलिए, इसके आगे कहाँ है। रेनू मतलब यहाँ पे जो हमारे राइटर जी हैं, ओके। लोक भाषा और ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। कहानी में हास्य और व्यंग्य का भी समावेश है। हास्य मतलब कॉमेडी भी है और व्यंग्य मतलब टोन मारना वाला, ठीक है, ह्यूमरस, ओके। कहानी का मूल संदेश है कि सामूहिकता, सहयोग और मानवीयता ही समाज को आगे बढ़ाता है ना। इसका मूल संदेश क्या है, सेंट्रल थीम क्या है कि ठीक है, आगे बढ़ाता है। अब देखिए कविता से, भिक्षुक कविता का भावार्थ एवं उसके सामाजिक संदेश का वर्णन कीजिए। तो अभी हम लोग जाने कि इसमें क्या है, एक दयनीय स्थिति में एक भिक्षुक जो सफ़र कर रहा है उसका कहानी है। तो देखिए, भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी हम एक बार ना इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। भिक्षुक है कि भिक्षक, क्योंकि हर जगह क्या है, भिक्षक लिखा हुआ है लेकिन सिलेबस में भिक्षुक है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, भिक्षुक, ठीक है। इस कविता में कवि ने एक दरिद्र भिक्षुक की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। कविता में एक भिक्षुक का चित्र उभरता है जो घर घर जाकर भीख मांगता है। क्या करता है वो, घर घर जाकर, भिखारी का वही काम होता है, कोई रोड में मांगता है, कोई घर घर जाके मांगता है। जब से पता नहीं आप लोग को, जब से कोटा वाला स्टार्ट हुआ है तब से तो भिखारी देखने को नहीं मिलता है गांव घर में। पहले लोग आते थे ना घर मांगने के लिए, अब आते हैं, मेरे घर साइड तो नहीं आते हैं धनबाद में, आप लोग के। तो देखिए उसका शरीर दुर्बल है, आंखों में भूख और निराशा झलकती है। क्या है, आंखों में भूख। और अभी कभी भिखारी लोग को आप 2 रुपया दीजिएगा तो आप ही को फेंक के चल जाएगा, है ना।
आंखों में भूख और निराशा झलकती है। वह समाज की उपेक्षा का शिकार है। निराला ने इस भिक्षुक के माध्यम से समाज की असमानता और आर्थिक विषमता को उजागर किया। एक भिक्षुक से समाज में जो इनइक्वालिटी चल रहा है उसको दर्शाया है। ठीक है। एक और समाज में वैभव और समृद्धि है और दूसरी ओर भूख और दरिद्रता है। कोई भी कहानी का दो पहलू होता है, वैसे ही क्या है, हर एक चीज़ का है। गरीबी है तो अमीरी भी है। लेकिन क्या है यहाँ पे, एक और बहुत, जिसके पास पैसा है बहुत पैसा है, जिसके पास नहीं है एकदम नहीं है, दरिद्र है। कवि की भाषा मार्मिक और संवेदनात्मक है। उन्होंने करुणा का वातावरण निर्मित किया। ठीक है। इसमें क्या आप पढ़ोगे तो आपको क्या दया आएगी। ठीक है। कविता पाठक के हृदय को झकझोर देती है। मतलब इतना ज़्यादा प्रभावी है कि आप अगर पढ़ोगे उसको तो क्या हो गया, आप भी उससे, आप अब एग्ज़ाम के ये पे पढ़ोगे 1 घंटा के लिए तो क्या ही आपको रोना और धोना आएगा। आप अगर हिंदी लिए हो तो बढ़िया से पढ़ो। ठीक है। बढ़िया से पढ़ो और अलग से एक वीडियो देखना, तब ये सब समझ में आएगा। आप सोचिएगा 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो में आप पूरा एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा तो नहीं जाएगा। चलिए, उन्होंने कविता का संदेश समाज में निर्धनों और वंचितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मानवता और सहानुभूति ही सच्चा धर्म है। आपका भी क्वेश्चन मिल गया, इसीलिए कभी कभी होगा, नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए अपना भी तैयारी रखना है। ओके। अब है हमारा अकाल और उसके बाद कविता के सार एवं उसका सामाजिक विश्लेषण कीजिए। चलिए, अकाल और उसके बाद नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। इसमें कहाँ गया, इसमें कवि ने अकाल की भयावह स्थिति और उसके पास और उसके सामाजिक प्रभाव का चित्रण किया है। अकाल का क्या क्या है जो स्थिति पैदा हो सकती है, आप खुद ये कीजिए। अकाल पड़ने पे, भूखमरी पड़ने पे कैसा हाल होता होगा। कोरोना में आपका कैसा हाल हुआ था। कविता में अकाल के कारण उत्पन्न भूख, गरीबी और निराशा का सजीव वर्णन है। खेत सूख गए हैं, अन्न का अभाव और लोग भूखे से व्याकुल है। पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं, हम लोग का पता, हम बहुत छोटे क्या थे, 7-8 में होंगे। ठीक है। 7-8 में होंगे और हमारे गांव में पानी की समस्या आ गई थी। इतना भयानक समस्या कि लाइन, मतलब चापाकल में इतना लाइन लगाना पड़ता था ना हम लोग को। और जबकि घर में पानी रहता था लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे, लाइन लगाते थे। क्यों लगाते थे कि फ्यूचर का देखते थे कि, है ना। और दिन भर हम लोग नल में ही खड़ा होते थे, कब हमारा बारी आएगा, ये करते थे। ठीक है। ऐसा मेंटेलिटी हो जाता है जब अभाव रहता है तो, है ना। खेत सूख गए, अन्न का अभाव और लोग भूख से व्याकुल है। नागार्जुन ने केवल प्राकृतिक आपदा का चित्रण नहीं किया बल्कि उसके बाद की सामाजिक स्थिति को भी दर्शाया। वो जो हुआ ना, उसके बाद का जो प्राकृतिक, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, भूकंप आए, आपका पानी आए, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल आपदा, ये प्राकृतिक आपदा। ठीक है। तो उसके बाद की स्थिति क्या रहती होगी। उत्तराखंड में बाढ़ आया था तो उसके बाद, बाढ़ तो आया, चलो आ गया, उसके बाद का क्या, कितना परिवार मर गया होगा, कितना लोग बिछड़ गए होंगे, सबका घर परिवार खत्म हो गया होगा, है ना। कितना मतलब भयानक स्थिति पैदा हुआ होगा। आप लोग सोच भी, और हम लोग सोच भी नहीं सकते। जो फेस किया वही क्या कर सकता है, फील किया। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है। तो देखिए, नागार्जुन ने केवल प्राकृतिक आपदा का चित्रण नहीं किया बल्कि उसके बाद की सामाजिक स्थिति को भी दर्शाया। अकाल के बाद शोषण, कालाबाजारी और सामाजिक असमानता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई, सबको खाना खाना है, आप चाहे लूट के खाए, पाट के खाए, लेकिन भूखे तो नहीं कोई रह सकता, है ना। कविता में व्यंग्य और यथार्थ का समन्वय है। कवि समाज की संवेदनहीनता पर प्रहार करते हैं। संवेदनहीनता मतलब लोग सेल्फिश हो जाते हैं, संवेदन, दूसरों का दर्द को दर्द नहीं समझते हैं ना, तो वो संवेदनहीन हो जाना। कविता का मुख्य संदेश है कि केवल प्राकृतिक आपदा ही समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।
अब देखिए इससे आपका क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मृतक सॉरी गाइस, खांसी बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या करें, आप लोग का भी एग्ज़ाम है। सागर सर अकेले कितना बनाएंगे बताइए। तो पहला क्वेश्चन है कि मृतक भोज कहानी में गरीब परिवार की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति का मतलब उसका बाहर नहीं जो वो कर रहा है, उसका इनर फीलिंग, ठीक है। इनर फीलिंग क्या है, वो चाहता है सही में कि वो वहाँ पे भोज करवाए। हाँ, उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो क्या रियल में चाहता है? वो तो प्रेशर से भले कर दे रहा है। तो उसके अंदर, उनके मन के मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, वो है, ठीक है, इंटरनल फीलिंग। मृतक भोज कहानी में प्रेमचंद न केवल सामाजिक कुरीति का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि गरीब परिवार की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अत्यंत मार्मिक और यथार्थ चित्रण भी किया है। वो सिर्फ वो उसके परिवार के लिए नहीं, जितने गरीब परिवार है सबके लिए लागू होता है कि नहीं। मृतक के परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से पहले से ही कमजोर होती है। घर का मुखिया गुजर जाता है, जिससे परिवार पर भावनात्मक और आर्थिक दोनों प्रकार का संकट आ जाता है। इमोशनल है भाई, परिवार का सदस्य गया है तो रोना धोना होगा, ये भावना क्या हो जाएगा हमारा, दिक्कत होगा। और आर्थिक मतलब अब मेन जो कमाने धमाने वाला है वही चल जाएगा, तो वो उसमें भी दिक्कत है। पहला पक्ष क्या है कि शौक और असहायता की भावना है। जो ये भावनात्मक संकट है वो किसका है, शौक और असहायता की भावना। परिवार अपने प्रियजन की मृत्यु पर से आहत है, दुख है, घर में दुख का वातावरण है, परंतु उन्हें शांति से शौक मनाने का अवसर भी नहीं मिलता। सही बात है, जहाँ ना एक बार हुआ फिर वो करो ये करो, है ना, शौक मनाने का क्या है, अवसर भी नहीं मिलता। समाज की परंपराएं ने मृत्यु भोज की तैयारी में लगा देती है, कार्ड बांटो, है ना। दूसरा पक्ष है सामाजिक दबाव का भय। परिवार के सदस्य जानते कि मृत्यु भोज का आयोजन करना उनकी सामर्थ्य से बाहर है, फिर भी वह यह सोचकर भयभीत रहते हैं कि यदि भोज नहीं किया गया तो समाज उन्हें अपमानित करेगा। यह भय उनकी मानसिक शांति को छीन लेता है। तीसरा पक्ष है आर्थिक चिंता और तनाव। भोज के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। वे जानते कि यह ऋण भविष्य में उनके लिए अधिक कष्ट का कारण बनेगा। जो अभी जो कष्ट हो रहा है उससे भी ज़्यादा कष्ट का नहीं भर पाएगा तो फिर प्रताड़ित किया जाएगा, टेंशन रहेगा, है ना। यह चिंता उनके मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न करती है। फिर क्या हमारा चौथा पक्ष आत्मसम्मान और विवशता का द्वंद्व। आत्मसम्मान का भी बात है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बात है, नहीं करने से दिक्कत है, लेकिन दिमाग में द्वंद्व भी चलेगा, करे कि नहीं चल करे, है ना। परिवार का आत्मसम्मान उन्हें सादगी अपनाने की प्रेरणा देता है, परंतु सामाजिक दबाव के कारण वे विवश हो जाते हैं। यह आंतरिक संघर्ष कहानी और आर्थिक मार्मिक बना देता है, अधिक मार्मिक बना देता है। प्रेमचंद ने अत्यंत सूक्ष्मता से यह दिखाया कि सामाजिक कुरीतियाँ केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शोषण भी करती है। जो समाज में रूढ़िवादिता जो चला आ रहा है, ये सब क्या करता है, सिर्फ हमें इकोनॉमिकली वीक नहीं करता। ये नहीं कि बस ये किए तो पैसा का कमी हो जाएगा, ये हमारे मन मन और इमोशंस दोनों को ठेस पहुंचाएगा। कैसे ठेस पहुंचाएगा, वो चाह रहा है कि हम अपना सादगी से पार करें, लेकिन क्या है, समाज का दबाव के कारण उसको सब कुछ करना पड़ रहा है ना। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतक भोज कहानी में समाज के सामूहिक चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। तो सामूहिक चरित्र क्या है, वही ये दिखावे करना है ना। मृतक भोज कहानी में समाज एक स्वतंत्र पात्र के रूप में उपस्थित है। प्रेमचंद ने समाज को एक सामूहिक चरित्र के रूप में चित्रित किया, जो परंपराओं और आडंबरों से संचालित होता है। पहला पक्ष है दिखावे की प्रवृत्ति। समाज मृत्यु भोज को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देता है। लोग मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना भोज की अपेक्षा करते हैं, है ना। वो अपेक्षा करते हैं कि वो भोज करेगा, खाएंगे पिएंगे, है ना, आनंद लेंगे। दूसरा पक्ष है संवेदनहीनता का। शौक के अवसर पर भी लोग भोजन और व्यवस्था की चर्चा में अधिक रुचि लेते हैं, है ना। टेंट लगा कि नहीं, पानी है कि नहीं,
रसगुल्ला बना के नहीं। तीसरा पक्ष है परंपराओं और का अनादु क्या है, अंधानुकरण। क्या होता है देखिए, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने परंपरा को अंधाधुंध जब फॉलो करने लगते हैं कि नहीं, पुरानी घिसा पिटा है ना, कुछ मॉडिफिकेशन जरूरी है हर चीज में। समाज बिना विचार किए पुरानी प्रथाओं का पालन करता है। कोई भी व्यक्ति इन कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं करता। क्यों नहीं करता? हो सकता है हम नहीं करेंगे, हो सकता नहीं करेंगे, हमारे परिवार में क्या हो जाएगा, गलत असर पड़ेगा, बहुत कुछ है, ऐसे ही नहीं इतना दिन तक फॉलो किया जा रहा है ना। चौथा पक्ष है दोहरे मानदंड। क्या है? लोग सहानुभूति प्रकट करें तो परंतु भीतर से भोजन का आनंद लेने के इच्छुक रहते हैं। यह समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। हम जाते हैं वहाँ शौक ये करने, लेकिन क्या बोलेगा कोई कि अरे ये सब खाने पीने का झंझट क्यों किया, ये वो कोई नहीं बोलेगा, सब जाएगा खाएगा आएगा। प्रेमचंद ने समाज को ऐसे चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया जो व्यक्ति को विवश और निर्बल बना देता है। यहाँ पे जो समाज जो सामूहिक है वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, निर्बल बना दे रहा है, विवश कर दे रहा है ना। इस प्रकार मृतक भोज में समाज और सामूहिक चरित्र सामाजिक विडंबनाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी में बहिष्कृत युवक के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। जो वो लड़का था जिसको सब बहिष्कार कर दिया था, निकाल दिया था, उसका कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। देखिए चलिए, पंचलाइट कहानी का बहिष्कृत युवक कहानी का केंद्रीय और प्रतीकात्मक पात्र है। उसे समाज ने किसी कारणवश तिरस्कृत कर दिया, परंतु उसके भीतर ज्ञान और दक्षता का गुण है। भले उसको सब निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर क्या है, नॉलेज है, किसी चीज में कैपेबिलिटी है उसको करने का, क्वालिटी है ना। पहला पक्ष प्रतिभा और आत्मविश्वास। उसमें क्या है, कला है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। युवक पंच लाइट जलाना जानता है, यह उसके ज्ञान और आधुनिकता से जुड़ाव को दर्शाता है। दूसरा पक्ष सामाजिक अपेक्षा का अनुभव, उपेक्षा का अनुभव। समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, वह अपमान और तिरस्कार का शिकार है, फिर भी उसके भीतर कटुता नहीं है। उसे जान रहा है कि समाज वाला हमको निकाल दिया, हम क्यों उसका हेल्प करें, है ना, ये चीज उसमें नहीं था। तीसरा पक्ष है सहयोग की भावना। ठीक है, तीसरा पक्ष है सहयोग की भावना। जब समाज को उसकी आवश्यकता पड़ती तो वह बिना किसी प्रतिशोध की भावनाओं की सहायता करता है, यह उसकी उदारता को दर्शाता है। चौथा है प्रगति सोच का प्रतीक। ठीक है, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सहयोग है, उसमें कटुता नहीं है, प्रगतिशील है ना, ये सब। युवक आधुनिकता और परिवर्तन का प्रतीक है, वह संकीर्ण परंपराओं से ऊपर उठकर व्यवहार करता है। रेणु ने इस पात्र के माध्यम से यह संदेश दिया कि समाज को प्रतिभा और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, है ना कि उसे क्या बहिष्कार करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है, पंचलाइट कहानी में ग्रामीण समाज के सामूहिक चरित्र का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि लेता है लेकिन एरोगेंस वगैरह के कारण वो नहीं जाता है ना। देखिए, संकीर्णता और पूर्वाग्रह, परिस्थिति से सीखने की क्षमता, सामूहिकता की भावना, ये सब आपको लिख के दे देना है। देखिए फिर प्रश्न संख्या 1 है, भिक्षुक कविता के में निराला ने सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो एक और बहुत लोग समृद्ध है, एक लोग गरीब और दरिद्रता है, तो उसी को आपको लिखना है। ठीक है, भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत मार्मिक कविता, जिसमें कवि ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और मानवीय संवेदनहीनता का यथार्थ चित्रण किया है। कविता का केंद्र एक दरिद्र भिक्षुक है जो भूख का भाव से पीड़ित है। कवि ने भिक्षुक की शारीरिक स्थिति का अत्यंत सजीव चित्रण किया। उसका दुर्बल शरीर, धंसी हुई आंखें, फटे वस्त्र उसकी निर्धनता और कष्ट का प्रतीक है। वह घर घर जाकर भीख मांगता है, परंतु समाज उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। निराला ने इस भिक्षुक के माध्यम से समाज की दोहरी मानसिकता का उजागर किया। एक और समाज में वैभव और समृद्धि है तो दूसरे कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है। यह असमानता कवि के हृदय को झकोर देती है। कविता ने करुणा और संवेदन का गहरा स्वर है।
कविता केवल वर्णन नहीं बल्कि पाठक को भी संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करता है। ये जो लिखा है बस हम लोग को फील करने के लिए नहीं, हमें क्या संवेदनहीन नहीं संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है ना। इस कविता का यह संदेश है कि समाज में निर्धनों और वंचितों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मानवता ही सच्चा धर्म है। यहाँ पे ये रेणु जी का है नहीं, निराला जी का है ना। निराला जी यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि मानवता, ह्यूमैनिटी ही सच्चा धर्म है। और इनको बहुत ज़्यादा इनका दिल को ठेस पहुंच रहा है क्या देखकर कि एक और इतना वैभव है, समृद्धि, और एक और क्या है, एक रोटी के लिए कोई तरस रहा है, उसकी आंखों में भूख निराशा दिख रहा है। तो इन ये चीज़ से ये क्या है, संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 2, भिक्षुक कविता की भाषा शैली और काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है, तो आपको बताना है, आप पढ़ें, उसको पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा और लिखिएगा। ठीक ना। चलिए, अब प्रश्न संख्या 3 है, अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने अकाल की स्थिति को किस प्रकार चित्रण किया। तो वही बताया है कि कैसे अन्न के लिए भूखे मरता है, संघर्षमय जीवन हो जाता है ना। और यहाँ पे प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा किसका, यहाँ पे सामाजिक स्थिति को वो बताते हैं कि इसके कारण और ज़्यादा समाज हमारा निर्बल हो रहा है। प्रश्न संख्या 4, अकाल और उसके बाद कविता का सामाजिक संदेश स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या है, ह्यूमैनिटी ही सच्चा धर्म है, वही यहाँ पे करना है। ठीक है, संवेदनशील बनने को कहता है। अब है हमारे यहाँ पे कि औपचारिक और एवं अनौपचारिक पत्रों में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो अंतर आपको पहले से क्लियर होगा कि औपचारिक हम कार्यालय में देते हैं, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। अनौपचारिक हम अपने परिवारजन को देते हैं। एक बार इसको पढ़ देते हैं। ओके, औपचारिक पत्र वे पत्र है जो किसी सरकारी कार्यालय, संस्था, अधिकारी या संगठन में लिखे जाते हैं। इनका उद्देश्य सूचना देना, आवेदन करना, शिकायत करना होता है। इनकी भाषा शिष्ट, स्पष्ट और संक्षिप्त होती है ना, स्पष्ट होती, क्लियर होता है। ओके, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में क्या है, मित्रों, परिजनों या परिचितों को लिखे जाते हैं। इनमें आत्मीयता और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। आप औपचारिक में अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, आपको जो कंप्लेन है सीधा सीधी आप लिखते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा, आप बुक वगैरह में आप वहाँ से देख के कीजिएगा। ठीक है, ज्ञापन क्या है, उसकी विशेषताएं और उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञापन हमें ये समझ में आ गया था क्या है, औपचारिक दस्तावेज है जिसमें समस्या, सूचना या मांग को संक्षिप्त स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये सामान्यतः किसी अधिकारी, संस्था, प्रशासन, सामूहिक रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या, संक्षिप्तता। ज्ञापन में अनावश्यक विस्तार नहीं होता, मतलब अनावश्यक अननेसेसरी चीज़ नहीं होता है, जो ज़रूरत है उसी को लिखते हैं। स्पष्टता होनी चाहिए, है ना, शब्दों में। औपचारिक भाषा होना चाहिए, विनम्र होती है, पोलाइट होता है, सामूहिक। अक्सर कई लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। ओके, आपके ये में पानी नहीं आ रहा है तो आप अकेले दीजिएगा, साइन करके तो आएगा नहीं, आएगा, आपको 10 आदमी का सिग्नेचर लेना पड़ेगा। हमको पता भी नहीं चल रहा आपको मेरा आवाज़ पहुंच भी रहा होगा कि नहीं, अब वो चेक करेंगे हम। ओके, धीरे भी बोल रहे हैं थोड़ा। संक्षेपण क्या है, तो वही है, संक्षेपण का अर्थ है किसी विस्तृत गद्यांश उसके मुख्य विचारों को सुरक्षित रखते हुए संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। समरी आप लोग लिखते हैं ना उसी प्रकार। ठीक है, बस मेन पॉइंट को लिखते हैं। पल्लवन क्या है, तो देखिए ये पल्लवन का अर्थ है किसी सूक्ति, कथन या संक्षिप्त विचार का विस्तार पूर्वक विवेचन करना। ठीक है, किसी सूक्ति, जो सूक्ति होता है ना 2-3 लाइन का, उसको, या किसी कथन को, कोई लोकोक्ति को, उसको क्या करना है, विस्तार पूर्वक से आप जब बताते हैं। ओके, क्या है पल्लवन की प्रक्रिया, पहले आपको मूल कथन को समझना पड़ेगा, उसके अर्थ की व्याख्या करना, उदाहरणों और तर्कों से स्पष्ट करना। ठीक है, व्याकरण से है तो कारक और ये सब आपको अच्छा आपको बताएं, ये पीडीएफ आपको 60 रुपीज़ में ज्ञान सागर में मिलेगा बेटा। ठीक है, अप टू सेमेस्टर 8 तक आपका 4 साल का है ना। और
आपको अगर बोलिएगा ना तो व्याकरण वाला क्लास अलग से ले लिया जाएगा, ठीक है सर, ले लेंगे अगर बोलिएगा तो, अदरवाइज पढ़ सकते हैं बाहर से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से बता दे क्या। देखो, आपका पता है आपको 8 टोटल होते हैं ना। 8 होते हैं। इसमें पहला क्या आता है, कर्ता ने, कर्म कारक, ठीक है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता होगा। एकदम मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है, इसीलिए अब इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। प्रश्न संख्या 2, संधि की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। ओके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये ज़्यादा टफ नहीं, आप लोग कर सकते हैं। समास, अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, ये सब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, ठीक है, उपसर्ग है और प्रत्यय, इतना ही कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।